नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 12वीं के स्तर से। हम आधुनिक काल पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। आधुनिक काल के अलग अलग नाम हैं। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे आधुनिक काल कहा है। आधुनिक काल से तात्पर्य हम लेते हैं कि जो आज का जो समय है सन 1900 से लेकर जो 1850 से लेकर और अब तक का जो समय चल रहा है, इस समय में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम आधुनिक काल को दो तरीके से पढ़ेंगे। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास और आधुनिक काल में हिंदी कविता। हम पहले बात करेंगे आधुनिक काल में हिंदी कविता, और हिंदी कविता को हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग से। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और 1850 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अब इस भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हुए, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे, साथ ही भारतेंदु युग के अन्य कवियों और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से पूर्व क्या लिखा गया है, मूल रूप से हम आज इसका अध्ययन करेंगे। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक काल का जो दूसरा नाम है वह है पुनर्जागरण काल। इसे पुनर्जागरण की संज्ञा क्यों दी? पुनर्जागरण, इसका मतलब पुनर् का मतलब होता है दोबारा। इसका मतलब एक जागरण पहले हो चुका है लोगों का, तो वो एक जागरण जो पहले हो चुका है वो हुआ है भक्ति काल में। भक्ति काल में धार्मिक चेतना का उदय हुआ है, धर्म का रहस्य लोगों को समझाया गया है, धार्मिक भावना, धार्मिक चेतना का विकास भक्ति काल में हुआ है। उसे हम लोक जागरण कह सकते हैं लोगों के। और इसे पुनर्जागरण इसलिए कहा है क्योंकि इस समय में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक चेतना का उदय हुआ है। लोगों के विचारों में परिष्कार हुआ है, लोगों की सोच को बदलने का प्रयास किया है, राष्ट्रीयता की भावना इस युग में प्रबल हुई है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, मद्यपान का निषेध हुआ है, समाज सुधार के कार्य हुए हैं। या यूँ कह दीजिए कि इस समय के लेखकों ने या कवियों ने समाज सुधार संबंधी जो है रचनाएं लिखी है, लोगों को जागृत किया है, लोगों में नई चेतना का बोध कराया है। तो इस प्रकार का जो साहित्य है वो पुनर्जागरण के उद्देश्य से लिखा गया साहित्य है। इसलिए आधुनिक काल में भारतेंदु युग को हम जो है पुनर्जागरण के नाम से भी संबोधित करते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी पुनर्जागरण और भारतेंदु युग, आधुनिक काल के विभिन्न नाम, आधुनिक काल का तात्पर्य, तो ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण इसे गद्य काल का नाम दिया है। इनकी समय सीमा संवत 1900 से 1900 विक्रमी स्वीकार की है। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सन में 57 वर्ष जोड़ देने पर संवत आता है। आधुनिक काल के विभिन्न नाम में बता चुका हूँ। आधुनिक काल नामकरण से यह स्पष्ट होता है इस काल की प्रवृत्तियाँ पुरानी परंपरा से हटकर नवीन और आधुनिक हो गई। काव्य प्रवृत्तियाँ मतलब काव्य की विशेषताएँ। काव्य की विशेषताएं कुछ नवीन थी, यानी हमने जो भक्ति काल, रीति काल में पढ़ा है उस समय का काव्य श्रृंगार, भोग विलास, प्रेम विषयक रचनाओं से सारा संपन्न रहा है। किंतु आधुनिक काल की रचनाओं में कुछ नई प्रवृत्तियां आई है, कुछ नई विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस युग को आधुनिक काल कहा गया है। आधुनिक युग बोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश से बाहर निकालकर, दरबारी परिवेश क्या था, जो उस समय रीतिकाल के कवियों में आपने देखा होगा कि राजाओं के आश्रय में रहते थे, दरबारी कवि थे। दरबारी कवि होने के नाते वे राजाओं की प्रशंसा में कविता लिखा करते थे, भोग विलास, श्रृंगार की कविताएं लिखा करते थे। लेकिन आधुनिक युग बोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश से बाहर निकालकर जनजीवन के निकट ला दिया। इस समय ऐसा साहित्य लिखा गया जो जन उपयोगी था, न कि राजाओं की प्रशंसा में। जन के लोक हित के लिए लिखा गया, राष्ट्र हित के लिए लिखा गया, समाज सुधार के लिए लिखा गया। इसलिए ये आधुनिक युग कहलाया। गद्य की अनेक विधाओं का विकास भी आधुनिक काल में ही हुआ है। अब देखिए, भारतेंदु
युग को पढ़ने से पूर्व हम सीधे सीधे भारतेंदु युग पर जाएंगे, लेकिन भारतेंदु युग से को पढ़ने से पूर्व हम अध्ययन करेंगे कि भारतेंदु युग से पहले क्या क्या लिखा गया, गद्य में क्या क्या लिखा गया, इसको हम पढ़ लेंगे। तो उसके बाद फिर हम भारतेंदु युग पर अगली वीडियो में हम भारतेंदु युग की चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग से पूर्व गद्य। तो देखिए भारतेंदु पूर्व गद्य, इसमें लिखी गई रचना इस प्रकार है। श्रृंगार रस मंडन ये लिखी गई गोसाई विट्ठलनाथ के द्वारा। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों रचनाएं लिखी है औरंगजेब के समय गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णव वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 252 जो वैष्णव थे ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये जो दोनों रचनाएं लिखी गई है गोसाई गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है औरंगजेब के समय। अब ये ध्यान रखना है आपको, ये सब भारतेंदु युग के पहले की रचनाओं में याद रखा जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों व 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय है। वल्लभ संप्रदाय के वार्ता साहित्य को श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट और हरि राय ने लिपिबद्ध किया, मतलब लिखा। नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम जो लिखी गई है 1603 ईस्वी में, ये ब्रजभाषा में लिखा गया गद्य है। नाभादास द्वारा लिखा गया अष्टयाम ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। अब ध्यान देना, खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। आज जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं ये खड़ी बोली हिंदी भाषा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि खड़ी बोली गद्य की शुरुआती रचनाएं कौन कौन सी है। खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा की रचना अकबर के समय हुई। ये खड़ी बोली की महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कवि गंग द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसका रचना काल है सन 1570 ईस्वी। यानी हम ये देखेंगे कि खड़ी बोली की सबसे पहले कौन कौन सी रचनाएं हुई है ना, क्योंकि खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा विकास तो द्विवेदी युग से हुआ, भारतेंदु युग से हुआ, लेकिन उसके पूर्व भी खड़ी बोली लिखी गई रचनाएं उपलब्ध है। राम प्रसाद निरंजी ने भाषा योग वशिष्ठ लिखा 1741 ईस्वी में, ये भी खड़ी बोली में लिखा गया है। ध्यान देना, दो रचनाएं मैं बता चुका हूँ आपको, एक तो चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग द्वारा लिखी गई खड़ी बोली की प्रथम रचना, और राम प्रसाद निरंजी ने भाषा योग वशिष्ठ लिखा 1741 ईस्वी में, ये भी खड़ी बोली में लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहला गद्य लेखक, सबसे पहला प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? राम प्रसाद निरंजनी को माना है। और किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। 1799 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और प्राचार्य जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए व्याकरण और शब्दकोश का निर्माण किया। अब ध्यान देना, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1799 में हुई, यहाँ पर हम 4 जो है लेखकों को पढ़ेंगे। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली के विकास पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ध्यान देना, वे इस भाषा को हिंदुस्तानी कहा करते थे। जॉर्ज गिलक्राइस्ट का नाम यहाँ पर आया है और जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने हिंदी सिखाने के लिए व्याकरण और शब्दकोश का निर्माण किया। देखो, जब तक हिंदी के सिखाने की जब तक व्याकरण नहीं होगी, शब्दकोश नहीं होगा, तब तक हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा? तो गिलक्राइस्ट का नाम मुख्य है यहाँ पर, जिन्होंने हिंदी सिखाने के लिए व्याकरण और शब्दकोश का निर्माण किया और वे इस भाषा को हिंदुस्तानी कहा करते थे। इनके 4 सहायक थे। किनके? जॉर्ज गिलक्राइस्ट के 4 सहायक थे। उन 4 सहायक कौन कौन थे? एक तो है लल्लू लाल, एक है सदल मिश्र, एक है मुंशी सदा सुखलाल और एक है ईसा अल्लाह खान। तो ये ईसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, तो ये 4 जो नाम हैं, इन 4 लेखकों का हिंदी खड़ी बोली के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आप सब पढ़ सकते हैं यहाँ पर।
जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? रामप्रसाद निरंजनी ने कौन सी रचना लिखी? भाषा योग वशिष्ठ, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे लल्लू लाल मिश्र, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल और ईसा अल्लाह खान। सबसे पहले है लल्लू लाल। इनकी 14 रचनाएं बताई जाती है, जिनमें से प्रमुख है प्रेम सागर और एक है सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी। प्रेम सागर इनकी महत्वपूर्ण रचना है और खड़ी बोली गद्य की प्रसिद्ध रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रेम सागर। लल्लू लाल संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे और इनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों की बहुलता है। इन्होंने एक प्रेस भी खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस रखा। तो आपको लल्लू लाल की एक रचना तो विशेष तौर पर याद रखनी है, वो है प्रेम सागर, जिस पे रेखांकन भी हो रहा है, देखिए आप, प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य की प्रसिद्ध रचना। और इनकी जो 2 अन्य रचनाएं वो है सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी। अब ध्यान देना, अगला रचनाकार है सदल मिश्र। सदल मिश्र की 3 कृतियां हैं। एक तो है नासिकेतोपाख्यान जो 1803 ईस्वी में लिखी गई, एक अध्यात्म रामायण और एक है रामचरित। इनकी भाषा में पूर्वीपन अधिक है, पूर्वी भाषा का जो है प्रभाव है। तो ये इनकी 3 रचनाएं। तो सदल मिश्र की एक जो महत्वपूर्ण रचना आपको याद रखनी है वो है नासिकेतोपाख्यान, 1803 में लिखी गई। तो लल्लू लाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान, ये सब खड़ी बोली में लिखी गई गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला रचनाकार है मुंशी सदा सुखलाल। ये दिल्ली के रहने वाले थे और इनकी रचना है सुख सागर। इनका नाम भी सुखलाल है और इनकी रचना भी सुख सागर है। ठीक है, सुख सागर हिंदी में श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद है। ये महत्वपूर्ण बात है, श्रीमद् भागवत पुराण का हिंदी में अनुवाद। कौन सी रचना है? सुख सागर। इनकी भाषा मानक हिंदी के अधिक निकट दिखाई पड़ती है। मानक हिंदी जो आज की हिंदी भाषा है वो मानक हिंदी है और मानक हिंदी के बिल्कुल निकट जो इनकी भाषा है मुंशी सदा सुखलाल की। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईसा अल्लाह खां। तो 3 लेखक मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान और सदा सुखलाल की सुख सागर। सुख सागर श्रीमद् भागवत का जो है हिंदी अनुवाद है। अब हम पढ़ेंगे ईसा अल्लाह खान। और ईसा अल्लाह खान ये उर्दू के अच्छे शायर थे, ईसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी 1800 में लिखी और इनकी भाषा सबसे अधिक चटकीली और मुहावरेदार है। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम है उदयभान चरित और ये कई बड़े एग्जामों में कई बार प्रश्न आ चुका है। उदयभान चरित किस रचना का अन्य नाम है? तो वो है रानी केतकी की कहानी। अब ध्यान देना, इसके पीछे लगा तो हुआ है कहानी, लेकिन ये कहानी नहीं है, ध्यान रखना, इसे हम कहानी नहीं कर सकते, बस केवल कहानी शब्द जुड़ा हुआ है। एक तरीके से उपन्यास की शैली में लिखी गई रचना है। इन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार की भाषा से मुक्त रखा। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की से मुक्त रखा, गंवारी ब्रज और अवधी से मुक्त रखा, और भाकाफन यानी संस्कृत के शब्दों का मेल। तो इन्होंने न तो अरबी, फारसी, तुर्की भाषा का प्रयोग किया, न ब्रज और अवधी का प्रयोग किया। इन्होंने बिल्कुल शुद्ध चटकीली मुहावरेदार भाषा का जो है प्रयोग किया है। उर्दू भाषा का प्रभाव तो इसमें है ही सही। तो ये है ईसा अल्लाह खान। फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 सहयोगियों का इस हिंदी खड़ी बोली के विकास में जहां अपना एक विशेष योगदान है, वहीं पर द्वय राजा, एक राजा तो है शिव प्रसाद सितार हिंद और एक राजा हैं लक्ष्मण सिंह, ये लेखक हैं। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, इनको हम नहीं भूल सकते। इनकी रचनाओं को भी हम पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से 4 लेखक हमने पढ़े हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु से पूर्व, उसी प्रकार से 2 राजा और हमें पढ़ने हैं। एक तो है राजा शिव प्रसाद सितार हिंद। आइए अब इनको भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं राजा शिव प्रसाद सितार हिंद। ये हिंदी के पक्षपाती थे, शिक्षा विभाग में ये इंस्पेक्टर थे। इन्होंने काशी से बनारस,
अखबार निकालना शुरू किया। इन्होंने उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया। अब ध्यान देना, ईसा अल्लाह खां की रचना में भी उर्दू का समावेश था, कहीं न कहीं शब्द उसमें थे, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं में भी उर्दू शब्दावली का मिश्रण था। इनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं वो बहुत ही फेमस है। एक तो आलसियों का कीड़ा और एक राजा भोज का सपना। ये दोनों सरल हिंदी में लिखी गई रचनाएं हैं। इतिहास तिमिर नाटक और मानव धर्म सार, उपनिषद सार और हस्तामलक, ये इनकी जो है अन्य रचनाएं हैं। तो दो रचनाएं तो इनकी है, आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना सरल हिंदी में लिखी गई, इतिहास तिमिर नाशक ये इसमें उर्दूपन ज़्यादा है, और मानव धर्म सार ये संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखी गई रचना है, उपनिषद सार ये भी उर्दू मिश्रित हिंदी है, और हस्तामलक ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह पूर्णतया हिंदी के समर्थक थे। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्णतया हिंदी के समर्थक कौन से थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे या राजा लक्ष्मण सिंह थे। तो राजा लक्ष्मण सिंह इन्होंने सन 1861 में आगरा में प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। जहाँ जहाँ भी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आता है वह आपको याद होना चाहिए किस लेखक या कवि ने किस पत्र का संपादन किया या पत्र निकाला। प्रजा हितैषी पत्र किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला। कहाँ से निकाला? आगरा से। और कब निकाला? 1861 में। 3 प्रश्न एक लाइन में हैं। 1826 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का सरल हिंदी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है, और इस रचना का हिंदी में सरल हिंदी में अनुवाद करने वाले थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह ने गद्य की 2 शैलियाँ अपनाई। एक तो उर्दू फारसी के शब्दों में से मुक्त हिंदी भाषा जिसका प्रतिनिधित्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया, वह दूसरी शैली है संस्कृत शब्दों से युक्त हिंदी थी जिसका प्रतिनिधित्व राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। यानी हम कह सकते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, और ये